नमस्कार, मुकाबला देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। विपक्षी एकता का फोटो फ्रेम बनाने की कोशिशों को आज एक बड़ा झटका उत्तर प्रदेश से लग गया। मायावती ने आज अपने जन्मदिन के मौके पर अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया। यूपी से सबसे ज्यादा सीटें 80 सीटें आती हैं। मायावती के पास फिलहाल 10 सीटें हैं। अखिलेश पहले ही कांग्रेस के साथ खड़े होने से इनकार कर चुके हैं। तेलंगाना में केसीआर तीसरा मोर्चा बनाने में जुटे हैं। इस बीच टीएमसी की तरफ से ममता के करीबी नेता डेरेक ओब्रायन ने राज्यों के हिसाब से बीजेपी का मुकाबला करने का फॉर्मूला बता दिया है। उन्होंने नेशनल लेवल पर बिना चेहरे वाले विपक्ष की पैरवी करते हुए राज्यों के स्तर पर मोदी के खिलाफ मजबूत लड़ाई लड़ने की वकालत कर दी है। कांग्रेस की शशि थरूर ने भी बीजेपी के नुकसान का दावा किया है। ये बात और है कि चाहे टीएमसी के डेरेक हो या कांग्रेस के थरूर, दोनों ने बीजेपी के 240 से 250 सीटें जीतने का दावा किया। दोनों ये भी मानते हैं कि मोदी की लहर कम तो होगी, लेकिन फिर भी बीजेपी 240 से 250 सीटें जीत पाएगी। कांग्रेस की हालत क्या होगी, ये ना तो थरूर बता रहे हैं, ना डेरेक। विपक्षी एकता का क्या होगा? प्री पोल गठबंधन बनेगा या पोस्ट पोल, ये भी कोई नहीं जानता। नेताओं की बयानबाजी से तर जो जमीनी राजनीति हो रही है, उसके संकेत अकेले तुम वाले ज्यादा दिख रहे हैं। नीतीश जैसे नेता मेन फ्रंट की बात कर रहे हैं और केसीआर जैसे थर्ड फ्रंट की। आज मुकाबला में हम इसी पर बात करेंगे कि 2024 में कितने फ्रंट होंगे। ये लड़ाई मोदी को राज्य के हिसाब से अलग अलग नेताओं से लड़नी होगी या केंद्र में कोई बड़ी ताकत बनेगी जिससे राष्ट्रीय मुद्दों को लेकर जोर आजमाइश होगी। मैं यहाँ ये भी स्पष्ट कर देना चाहती हूँ कि इस वर्ष सन 2023 में कर्नाटक, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ सहित अन्य जिन भी राज्यों में विधानसभा के वे अगले वर्ष देश में लोकसभा के लिए होने वाले आम चुनाव में भी हमारी पार्टी बीएसपी किसी भी पार्टी के साथ कोई भी गठबंधन करके ये चुनाव नहीं लड़ेगी, बल्कि अकेले अपने बलबूते पर ही ये सभी चुनाव लड़ेगी। तो हमारे साथ चर्चा करने के लिए तमाम खास मेहमान जुड़ रहे हैं। शलभमणि त्रिपाठी, प्रवक्ता बीजेपी, हमारे साथ होंगे। पंकज श्रीवास्तव, प्रवक्ता कांग्रेस। सुनील साजन यादव हमारे साथ हैं, प्रवक्ता समाजवादी पार्टी। अभिषेक झा, प्रवक्ता जेडीयू। सतीश प्रकाश, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं शुरुआत कांग्रेस के साथ कर रही हूं। पंकज जी, आपसे सवाल है। गुलदस्ता सजाने की बात तो आप लोग कर रहे हैं, लेकिन ये गुलदस्ता जैसे जैसे आप सजा रहे हैं वैसे ही गुल भी छिटकते नजर आ रहे हैं। मायावती ने तो अपने आप को अलग कर लिया है। कैसे विपक्षी एकता की जो बात आप करते हैं वो सार्थक होगी? देखिए, कबीरदास जी का एक दोहा है, धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा ऋतु आए फल होए। अभी सवा ज्यादा बाकी है जबकि लोकसभा का चुनाव होगा, और इतने पहले इतिहास में कभी भी कोई विपक्षी एकता चुनावी एकता नहीं बनी है और न बन सकती है, क्योंकि अभी बहुत समय है, अभी बहुत से उतार चढ़ाव आने हैं। अभी जो पूरा मसला है जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने 21 से ज्यादा पार्टियों को न्योता दिया है, वो भारत जोड़ो यात्रा के समापन पर श्रीनगर में उन्हें बुलाया है, उनको निमंत्रित किया है। उसका मकसद ये बताना है कि इस समय जिस तरह से संविधान खतरे में है, इस समय जिस तरह देश एक अभूतपूर्व आर्थिक संकट से गुजर रहा है, चाहे महंगाई का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी का सवाल हो, और दूसरी ओर जो हमारा संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर है, खासतौर पर जो राज्यों के अधिकार है, उनको बुरी तरीके से कुचलने की कोशिश की जा रही है। ये सबके चिंता की बात है, वो केवल कांग्रेस की चिंता की बात नहीं है। इस देश में जो भी व्यक्ति, भारत का जो हमारा संविधान है, मौजूदा संविधान है, जो एक लोकतांत्रिक धर्मनिरपेक्ष गणतंत्र होने की गारंटी करता है, उस पर एक खतरा जो लोग भी महसूस कर रहे हैं, जो संघवाद पर खतरा महसूस कर रहे हैं, वो सारे लोग एकजुट होकर विचार करें कि कैसे इस राजनीतिक धारा से जिसने इस देश की जो सहमति थी खासतौर पर संवैधानिक मूल्यों पर, उसको नष्ट करने का प्रयास किया है, देश भर में नफरत की आंधी फैलाई है, उसके खिलाफ एकजुट होकर संघर्ष की बात की गई। रही बात चुनाव की, तो मैंने पहले भी कहा कि अभी उसमें बहुत समय है। आप ये प्रोग्राम बहुत जल्दी कर रही है। मेरा ख्याल है अभी इसके बारे में आप, ठीक है, आपका अधिकार है, लेकिन मेरा ख्याल है कि ये बात अगर आप चुनाव के 2 महीने 3 महीने पहले करती कि गुल छिटक रहे हैं, गुलदस्ता कैसे बनेगा, अभी तो
मेरा ख्याल है कि अभी तो फूल आने शुरू हो रहे हैं, बसंत में अभी थोड़ा समय है, बसंत के बाद फूल आएंगे। और ठीक है पंकज जी, आप इसे हमारी जल्दबाजी बेशक कह दीजिए, लेकिन इसकी शुरुआत आप लोगों की तरफ से ही हुई है सर। आप लोग जो कहते हैं उसी पर हम लोग चर्चा करते हैं। सबसे पहले राहुल गांधी भी ये कह रहे थे कि सबको साथ आना होगा, नीतीश कुमार अलग कोशिश कर रहे हैं, इसी वजह से हम चर्चा करते हैं। माफ करिएगा प्राची जी, कांग्रेस की ओर से चुनावी गठबंधन बनाने की कोई बात आज तक अभी तक नहीं की गई है, कोई भी बात। हमने कहा भारत जोड़ो यात्रा जो निकल रही है एकदम उसका दूसरे लक्ष्य है और उस लक्ष्य को लेकर बात हुई है। चुनावी गठबंधन की तो अभी तक कोई बात नहीं हुई कांग्रेस पार्टी की ओर। ठीक है पंकज, मैं कह रहा हूं। और बिल्कुल ठीक बात है पंकज जी। वो बात अलग है कि आप राहुल गांधी को पीएम उम्मीदवार के तौर पर प्रोजेक्ट कर दें, आपके बड़े बड़े नेता नाम ले दें, आप यूपी में आए तो आप कोशिश करें कि तमाम विपक्षी दल आपके साथ आ जाएं, लेकिन किसी का भी साथ आपको नहीं मिला। खैर, आप कह सकते हैं कि ये जल्दबाजी है, मैं इस पर रिएक्शन ले लेती हूं सबके। सुनील सिंह जी, जो कोशिश एक विपक्षी एकता की हो रही है, जो सुगबुगाहट हो रही है, देखिए आप लोग बेशक कह दीजिए कि बहुत जल्दबाजी है इस पर चर्चा करना, लेकिन आप जानते हैं कि तमाम राजनीतिक दल 2024 को लेकर अपने अपने मिशन में जुट गए हैं, तो इसे जल्दबाजी तो नहीं कह सकते। इसमें समाजवादी पार्टी जो मुख्य विपक्षी दल है उत्तर प्रदेश में, सबसे बड़े राज्य में जो 80 लोकसभा सीटों वाला राज्य है, क्या भूमिका आप अपनी देख रहे हैं? क्योंकि राहुल गांधी तो ये बता चुके हैं कि कांग्रेस का चेहरा होना बहुत जरूरी है, समाजवादी पार्टी के लिए भी, बसपा के लिए भी। देखिए स्वाति जी, राजनीति में कोई चीज बहुत जल्दी और बहुत देर में नहीं होती है, परिस्थितियों बस चीजें होती रहती हैं। मैं ये कह सकता हूं कि जितना मैं समझ पा रहा हूं 2024 के चुनाव को, देश के हालात को, देश की स्थितियों को, किसान के हालात या बेरोजगार के हालात या देश की जो आर्थिक स्थिति है उसके हालात या महंगाई के हालात, मुझे लगता नहीं कि विपक्ष एक होगा या अलग होगा। मुझे लगता है कि चुनाव दो विचारधाराओं के धड़े पर होने जा रहा है। एक तरफ वो लोग हैं जो संविधान खत्म करना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ वो लोग स्वाभाविक तौर पर खड़े होंगे जो संविधान बचाना चाहते हैं। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी आरक्षण खत्म करना चाह रही है, तो जो लोग आरक्षण बचाना चाहते हैं वो एक तरफ खड़े होंगे, उनकी मजबूरी है या आरक्षण बचाने के लिए उनकी अपनी लड़ाई है। एक तरफ जहां देश के सारे संस्थानों को बेचा जा रहा है, तो जो लोग चाहते हैं कि देश ना बिके वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे। जहां संवैधानिक संस्थानों पर कब्जे किए जा रहे हैं, तो जो लोग चाहते हैं, जो दल चाहते हैं कि संवैधानिक संस्थाएं स्वतंत्र रहें, उन पर लोग कब्जा ना कर पाए, बीजेपी का कब्जा ना हो, तो वो एक तरफ खड़े हो जाएंगे। अब लड़ाई अलग अलग हो सकती है, ये मैं कह सकता हूं कि अब कौन किसके पक्ष में खड़ा होगा, लेकिन लोग स्वाभाविक रूप से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ होंगे। और मुझे लगता है कि विपक्षी गठबंधन या साठगांठ से बड़ी बात यह होगी कि 2024 में मुद्दे हैं देश के सामने। जैसे भारतीय जनता पार्टी जब आप पूछेंगे तो कहेंगे कि मोदी जी से बड़ा कोई चेहरा नहीं है, लेकिन मोदी जी से बड़े कई ऐसे मुद्दे हैं जो देश झेल रहा है और देश के लोग चाहते हैं कि देश में बदलाव हो। क्योंकि बदलाव के जितने सपने दिखाए थे भारतीय जनता पार्टी ने, जो कुछ बताया था कि किसान की आय 2 गुनी हो जाएगी, रुपया डॉलर के बराबर हो जाएगा, महंगाई खत्म हो जाएगी, रोजगार मिल जाएंगे, स्मार्ट सिटी आ जाएगी, कुछ भी तो नहीं हुआ है। केवल झूठ पर झूठ, और संविधान खतरे पर है, किसान खतरे पर है और देश खतरे पे है। जिसको संविधान को बचाना है, देश को बचाना है, वो भारतीय जनता पार्टी। यानी सुनील जी, अभी तो अपनी ढपली अपने राग जैसा सुर ही विपक्ष का नजर आ रहा है कि अपनी अपनी विचारधारा है, अपने अपने मुद्दे हैं, एकजुट होंगे या नहीं, इन तमाम सवालों के जवाब अभी भविष्य की गोद में तो कम से कम नजर आ रहे हैं। नहीं स्वाति जी, अपने अपने मुद्दे नहीं, सिर्फ 2 मुद्दे, एक तरफ देश को बेचने वाले, एक तरफ देश को बचाने वाले, अपने अपने मुद्दे कहां हैं? ठीक है सुनील जी, मैं चर्चा में आगे बढ़ूं। स्वाति नहीं, प्राची हूं मैं। शलमणि त्रिपाठी जी, जिस तरीके से विपक्षी एकता की बात हो रही है और एक एक करके तमाम विपक्षी दल अपनी विचारधाराओं की बात कर रहे हैं, मुद्दों की बात कर रहे हैं, और सबका एक ही मकसद है कि आपको सत्ता से उखाड़ फेंकना है, इसे आप लोग चुनौती मान रहे हैं या नहीं? यूपी में हालात कैसे भी हों, लेकिन तमाम ऐसे बड़े बड़े नेता हैं विपक्षी दलों के जो राहुल गांधी की तारीफ भी कर रहे हैं और उनके नेतृत्व में चलने को भी तैयार हैं। देखिए, ये कोशिश तो 2014 से हो रही है, मोदी जी को उखाड़ फेंकने की, भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ फेंकने की। और इस देश की जनता बहुत प्रबुद्ध है, बहुत जानकार है, वो जानती है कि कौन देश के साथ खड़ा है, कौन देश के खिलाफ खड़ा है। और ऐसे मौके भी आते हैं
धारा 370 हटाकर जब वहां कश्मीर के भीतर दलितों को, पिछड़ों को आरक्षण दिया जाता है और भारत को अखंड भारत बनाया जाता है, तो भारतीय जनता पार्टी के अलावा कोई दल ऐसा नहीं है जो धारा 370 को हटाए जाने के पक्ष में होता है। जब 3 तलाक जैसा कानून हटाकर महिलाओं को न्याय दिया जाता है, बहनों को न्याय दिया जाता है, तब भाजपा के अलावा कोई दल आगे नहीं आता। जब गद्दारों के खिलाफ कार्रवाई होती है, पाकिस्तान के भीतर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक होती है, इमरान खान जब अपनी पार्लियामेंट में खड़ा होकर रोता है, कहता है कि नहीं हम तो भारत के प्रधानमंत्री के सामने नतमस्तक है, तो ये पूरा देश नहीं पूरी दुनिया देख रही होती। और मैं आज की बात करता हूं, आज जरा चाइना के हालात देख लीजिए, कोरोना के बाद क्या स्थिति है। आज जरा श्रीलंका के हालात देख लीजिए, आज पाकिस्तान के हालात देख लीजिए और आज भारत के हालात देख लीजिए। देश की जनता जानती है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सशक्त हुआ है। अभी कोरोना का कितना डंका पीट रहे थे तमाम विपक्ष के लोग, कोरोना आ गया, ये हो गया, वो हो गया, जब चाइना से तुलना कर लीजिए। लेकिन सवाल ये है कि अभी जो बताया हमारे भाई ने कि फूल, गुलदस्ते और प्राची जी थोड़ा जल्दी आप डिस्कशन कर रही हैं, तो किसने यात्रा निकाली? यात्रा तो आपने निकाली और यात्रा में बड़ा ढोल नगाड़ा पीट के न्योता भी भेजा कि आ जाओ, जरा खड़े हो जाओ। फोटो फ्रेम में भी आने को कोई तैयार नहीं हुआ। ये हालात है। कोई फोटो फ्रेम में भी कोई आ जाए, ये विपक्षी एकता क्या है, उसके कारण क्या है कि सब अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग, कौन अपना परिवार बचा रहा है, कौन अपनी पार्टी बचा रहा है, कौन खानदान बचा रहा है, कौन वंशवादी। लेकिन चलमणि त्रिपाठी जी, यहाँ मैं मेंशन कर दूं, डेरेक ओब्रायन और शशि थरूर जी ये कह रहे हैं कि आप लोगों को 240 और 250 पर तो बड़ी आसानी से लाया जा सकता है 2024 में। बाकायदा पूरी कैलकुलेशन है, बिहार की बात कर रहे हैं, बंगाल की बात कर रहे हैं, महाराष्ट्र की बात कर रहे हैं कि आप कम से कम इतना नीचे तो आ ही जाएंगे, कोई वेव जैसी चीज नहीं रहेगी 2024 में। हाँ, मैंने देखा, मैंने शशि थरूर जी का तो बयान जरूर पढ़ा, लेकिन जो दूसरे जिन डेरेक जी के बारे में आप बता रही हैं, धुर विरोधी हैं भारतीय जनता पार्टी के, नरेंद्र मोदी जी के लिए, आज ही अपनी हार मान रहे हैं। और मेरे भाई कह रहे हैं कि अभी वक्त है। अरे जिनको इम्तिहान की तैयारी करनी होती है, इम्तिहान की तैयारी कर चुके होते हैं। आपके सामने जरूरी चिंता है कि राहुल गांधी को कैसे हम नेता बना पाए, ये आपकी चिंता है। मैं मुझे तो नहीं लगता कि सुनील साजन मानेंगे कि हाँ भाई राहुल गांधी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। उधर अरविंद केजरीवाल अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं, नीतीश जी अपनी जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्या चल रहा है आप देखिए, आज बहन मायावती जी का आपने बयान सुन ही लिया। तो जितने तरह के गठजोड़, अपवित्र गठजोड़ हो सकते थे, वो इस देश और प्रदेश में हो चुके हैं। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के भी गठजोड़ हुआ जब ये कहा गया कि 2 नौजवानों का साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश की जनता ने जवाब दे दिया। बहुजन समाज पार्टी और सपा का भी गठबंधन हुआ और ऐसा एक काला इतिहास लिखा गया कि आप देखिए बहन मायावती जी पर कातिलाना हमला हुआ, समाजवादी पार्टी के लोगों ने किया, जिस तरह से उनको अपमानित किया, उनकी जान लेने की कोशिश की, और तब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने उनकी जान बचाई। आप देखिए गठबंधन चल रहा है। हमारे जेडीयू के अभिषेक भाई बैठे हैं, सुधाकर सिंह आरजेडी के एमएलए हैं, खुलेआम शिखंडी बोलते हैं कि नीतीश कुमार शिखंडी की तरह याद किए जाएंगे। नीतीश कुमार जी से हमारा वैचारिक मतभेद हो सकता है, हम उनके खिलाफ हो सकते हैं, लेकिन आरजेडी का एमएलए इस तरह से खुलेआम शिखंडी कहे मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हुए व्यक्ति को, ये हम स्वीकार नहीं कर सकते। चलिए, आपको नीतीश कुमार की चिंता अभी भी है। अभिषेक झा जी, बीजेपी भी देखिए, बीजेपी को बुरा लग रहा है अगर नीतीश कुमार को कोई कुछ कह देता है, तो वहीं नीतीश कुमार भी सबसे पहले विपक्षी एकजुटता की बात करते नजर आए। तमाम विपक्षी दलों के पास गए, विपक्षी नेताओं से मिले। जेडीयू कहां अपने आप को देख रही है? क्या राहुल गांधी का नेतृत्व जेडीयू को स्वीकार होगा? सीधा सवाल है। प्राची जी, हमने किसी के भी नेतृत्व का न तो अभी विरोध किया है, न अपनी कोई प्रतिक्रिया दी है। नीतीश कुमार जी ने कई मौकों पर मीडिया से मुखातिब होकर कहा है कि उनकी प्राथमिकता में यह नहीं है कि उन्हें विपक्षी सभी पार्टियों का उम्मीदवार बनाया जाए। उनके लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता है विपक्षी एकजुटता। ठीक बात है कि मायावती जी ने अपनी पार्टी का स्टैंड क्लियर किया है। हम सभी लोग यही चाहते हैं कि विपक्ष के सभी दल जिस भी प्रदेश में हो, मजबूती के साथ चुनाव लड़े। अब उसके बावजूद अगर कोई दल नहीं ही लड़ेगा तो लोकतंत्र में आप किसी को बाध्य नहीं कर सकते हैं। वो जिक्र कर रहे थे त्रिपाठी साहब सुधाकर सिंह जी की शब्दावली पर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी कभी भी इस तरह की भाषाई मर्यादा को अगर तार तार किया जाए तो इसको स्वीकार करेगी या इसका समर्थन करेगी। तो कोई भी पार्टी इसको नहीं करेगी, उन्होंने अपनी पार्टी का स्टैंड रखा है। लेकिन मसला ये है कि एक व्यक्ति विशेष से हम गठबंधन को जज नहीं कर सकते हैं। और आज बिहार में एक बड़ा स्वरूप है महागठबंधन के रूप में। 7 पार्टियों का एक महागठबंधन है जिसके नेता नीतीश कुमार जी हैं। और देश के स्तर पर भी हम लोग चाहते हैं कि ये सुनिश्चित किया जाए कि सभी एक प्लेटफॉर्म पर आए। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि 2024 के चुनाव मुद्दों पर आधारित लड़े जाएं। आज देश के सामने सबसे गंभीर और अहम मुद्दा है बेरोजगारी, महंगाई। रुपया लगातार डॉलर के कंपैरिजन में कमजोर होता चला जा रहा है।
सत्ता में आने के समय तो भारतीय जनता पार्टी ने बड़े बड़े वादे किए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बड़े बड़े वादे किए, लेकिन आज तक उन वादों को अमली जामा नहीं पहनाया। आज भी देश के लोग पूछना चाहते हैं। अभिषेक जी, ये मुद्दे हैं और जैसा आपने महागठबंधन का जिक्र किया, बिहार में महागठबंधन चल रहा है। हालांकि आरजेडी की राय कई मसलों पर अलग है, जेडीयू की राय कई मसलों पर अलग है, लेकिन मेरा सवाल यही था सर कि अगर 2024 में कोई ऐसा गठबंधन बन रहा है जिसमें राहुल गांधी का नेतृत्व हो, क्योंकि कांग्रेस के तमाम दिग्गज नेता राहुल गांधी को पीएम कैंडिडेट के तौर पर प्रोजेक्ट कर रहे हैं, तो आपको क्या ये पसंद होगा? आप उनके साथ चल देंगे छोटे भाई की तरह? नहीं, इसमें समस्या और आपत्ति कहां है? राहुल गांधी जी के विषय में जो विचार हमारी पार्टी के हैं या हमारे नेता नीतीश कुमार जी क्या सोचते हैं, उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया है। नेतृत्व कौन करेंगे, चेहरा कौन होंगे, यह सब तो टीवी चैनल्स पर तय नहीं हो सकता है। यह तो तभी तय होगा ना जब विपक्ष के सभी दल एक साथ बैठेंगे और सारी चीजों पर चर्चाएं होंगी, अंततोगत्वा चेहरे पर मुहर लगेगी। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात मैं प्राची जी आपसे कहना चाहता हूं कि विपक्ष का ये जो गठबंधन बने, उसके लिए चेहरों से ज्यादा महत्वपूर्ण है मुद्दे। हम कोई भारतीय जनता पार्टी की तरह चेहरा आधारित राजनीति नहीं करते हैं। आपको याद होगा ना कि इससे पहले भी कई बार चुनाव हुए हैं। यूपीए के समय में उस वक्त भी मजबूती के साथ चुनाव लड़ा गया। अटल बिहारी वाजपेयी जी भी एक बड़े चेहरे के रूप में एनडीए का नेतृत्व कर रहे थे, लेकिन उसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा। ठीक है अभिषेक जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा कि टीवी पर चेहरों का हम आंकलन नहीं कर सकते, टीवी पर चेहरे तय नहीं हो सकते, लेकिन जब नेता इसकी कोशिश करते हैं तो हम लोग चर्चा कर लेते हैं अभिषेक जी। इसीलिए मैं ये चर्चा कर रही थी क्योंकि कांग्रेस की तरफ से ये बात कही गई कि राहुल गांधी पीएम उम्मीदवार के लिए बिल्कुल सटीक है, और इसीलिए मैं आपका स्टैंड जान रही थी। लेकिन आप भी कह रहे हैं कि भी चर्चा इस पर होना बाकी है। हर पार्टी चाहती है। ठीक है, हर पार्टी चाहती है, यही मैं पूछना चाह रही थी। हर पार्टी चाहती है प्राची जी कि उनके नेता बने। ठीक है, मेरा नेता महान वाली बात अभी भी तमाम राजनीतिक दलों के पास है। सतीश जी, मायावती ने तो आज अपने आप को अलग कर लिया, एकला चलो की राह पर वो चलती हुई नजर आ रही हैं, कह रही हैं अपने दम पर मायावती चुनाव लड़ेंगी। तो जो पिछले उनके अनुभव रहे हैं उससे ये सीख है, या फिर जो गठबंधन बन रहा है उसमें विश्वास नहीं है, या फिर जो प्रस्ताव आ रहे हैं उन पार्टियों पर विश्वास नहीं है? नहीं, देखिए आज बहन जी का जन्म दिवस भी है, उनकी बहुत बहुत बधाई आपके तमाम दर्शक के माध्यम से। देखिए, अगर गठबंधन की पॉलिटिक्स देखेंगे तो बहुजन समाज पार्टी ने अलग अलग समय में बीजेपी को छोड़ करके तमाम कांग्रेस के साथ भी चुनाव लड़ा है और बहुत सारे छोटे छोटे दलों के साथ भी चुनाव लड़े हैं। 2019 के चुनाव को अगर आप एक्सेप्शन माने तो बाकी गठबंधन को लेकर के जो बहुजन समाज पार्टी का अनुभव है वो बहुत बेहतर नहीं रहा। तमाम गठबंधन में हमेशा बहुजन समाज पार्टी का जो वोटर है वो गठबंधन जिसके साथ उसका होता है उसको फायदा हो जाता है, बहुजन समाज पार्टी को गठबंधन नहीं होता। एक बात। दूसरी बात मैं ये कहना चाहता हूं कि आखिर बीजेपी और बीजेपी से जुड़े हुए लोग इस देश में गठबंधन की राजनीति क्यों करना चाहते हैं? देखिए, आपको लगेगा कि गठबंधन बिना करे उत्तर प्रदेश नहीं पूरे भारत से बीजेपी को नहीं हरा जा सकता, लेकिन आपको यह भी मानना पड़ेगा कि अगर इस देश में बाइपोलर इलेक्शन होगा, अगर दो व्यवस्थाओं के बीच में जाकर के चुनाव होगा तो जितने भी चुनाव होते हैं उन चुनाव का कहीं ना कहीं लाभ बीजेपी को मिलता है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। बीजेपी सिर्फ अपने लिए वोट नहीं मांगती। अगर जिस प्रदेश में भी जाकर के हमने बार बार कहा, पिछले चुनाव में भी कहा, उत्तर प्रदेश के विधानसभा के चुनाव में, कि बीजेपी चिल्ला चिल्ला करके अपने लिए वोट मांगने के साथ साथ ये भी लोगों को बताती है कि मेरा चुनाव इस पार्टी के साथ है। तो कहीं ना कहीं बीजेपी चुनाव को भटकाना चाहती है, बाइपोलर इलेक्शन करना चाहती है। एक बात। दूसरी बात, चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आमतौर पर क्षेत्रीय दलों के साथ, हालांकि बहुजन समाज पार्टी एक नेशनल पार्टी है, लेकिन क्षेत्रीय दलों के साथ उनका व्यवहार कहीं ना कहीं सामंतवादी सोच के ऊपर आधारित है। अगर कांग्रेस वास्तव में तमाम दलों के साथ मिलकर के चुनाव लड़ना चाहती है तो क्या कांग्रेस के जो एजेंडे में वो उनकी जो समस्याएं हैं, अगर पिछड़ों की, देखिए दो चीजें मैं ध्यान रखूंगा कि अगर आप पिछड़े दलित और जो आदिवासी जो किसानों हैं उनके प्रति आमतौर पर बीजेपी और कांग्रेस का नजरिया एक जैसा ही है। अगर पिछड़े वर्ग के लोग ये चाहते हैं कि इस देश में जातीय जनगणना हो, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने भी अभी उत्तर प्रदेश के निकाय चुनाव के ऊपर बाकायदा बैन लगाया है, लेकिन यहाँ मैं इस बात को लेकर के जानना चाहता हूं कि अगर पिछड़ों की जनगणना जब कांग्रेस की सरकार में हुई, उन जनगणना को यही कांग्रेस झूठा बता रही थी, आज वही बीजेपी कहीं ना कहीं उन आंकड़ों को नकारना चाह रही है।
तो मेरा कहना यह है कि अगर दलित पिछड़ों के जो मुद्दे हैं, क्या बीजेपी और कांग्रेस का सुर एक जैसा रहेगा? एक बात। दूसरी बात एक बात मैं कहूंगा कि देखिए, धर्म की पॉलिटिक्स को, राजनीति की सीढ़ी से फिसले हुए लोग जब तक धर्म की चौखट पर जाकर गिरते रहेंगे, कहीं ना कहीं बीजेपी के चंगुल में फंसते रहेंगे। इस देश में धर्म की पॉलिटिक्स को हराने का एक ही तरीका है, जो सामाजिक न्याय की बात करेगा। जो तमाम दल हैं, जहां पिछड़ों के अधिकारों की बात है, जहां संविधान बचाने की बात है, जहां दलितों के अधिकार बचाने की बात है, जहां आदिवासियों के जल जंगल जमीन बचाने की बात है, इन मुद्दों को लेकर के जब तक कांग्रेस मामले को सीधा नहीं करेगी, क्योंकि देखिए, तमाम सरकारी संस्थानों की जो प्राइवेटाइजेशन की कहीं ना कहीं नीति कांग्रेस ने की है ना, आज कांग्रेस को कहना चाहिए, अगर वो भारत जोड़ो यात्रा निकाल रही है तो साथ साथ ये भी तो कह सकती है ना कि ये देश सिर्फ राजनीतिक रूप से आजाद हुआ है, ये देश में सामाजिक गुलामी है। अगर इस देश में सामाजिक गुलामी है तो इस देश में जो दलितों सामाजिक की, न्याय का एक बड़ा मुद्दा है, जिससे जिसको लेकर बीएसपी की सोच है कि एकला दलों की राजनीति ज्यादा ठीक है। सतीश जी, पंकज जी, जो बातें अभी सतीश जी कह रहे हैं और जो एक बात शलमणि त्रिपाठी जी ने उठाई थी, इन दोनों बातों पर मैं आपका रिएक्शन लेना चाहूंगी। एक सेकंड सतीश जी, आजादी रहेगी, सामाजिक एक सेकंड सतीश जी, ठीक है, आजादी रहेगी, सांस्कृतिक आ आजादी, गई आपकी बात, आ गई सतीश जी। मुझे कांग्रेस से इसका जवाब लेने दीजिए। देखिए सतीश जी, साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी में कोई अंतर है नहीं, तो अगर हम जाएंगे, अगर आपके साथ जाने की सोचे भी, तो आप तो हमेशा बड़े भाई की भूमिका में रहने की कोशिश करेंगे। पंकज जी, आप शायद म्यूट पर चले गए हैं, अनम्यूट कर लीजिए प्लीज अपना ऑडियो। मैं लौटूंगी पंकज जी आपके पास, आपकी ऑडियो हम तक नहीं पहुंच पा रही है। लेकिन सुनील जी, जो बात अभी शलमणि त्रिपाठी जी कह रहे थे और जो एक फॉर्मूला दिया जा रहा था, उस फॉर्मूले में कांग्रेस तो अपने आप को बड़े भाई की तरह प्रोजेक्ट कर रही है। अगर वाकई में हम नेशनल लेवल पर देखें, अगर वाकई में हम राष्ट्रीय स्तर पर देखें, तो समाजवादी पार्टी को क्या सच में जरूरत है कांग्रेस की, बड़े दल की? प्राची जी, देखिए, क्योंकि समाजवादी पार्टी का कोई नेता प्रधानमंत्री तो नहीं बनने जा रहा है, तो मुझे लगता है कि जितनी जरूरत हमको दूसरे की है, या आप कांग्रेस की कह रहे हैं, मुझे लगता है कांग्रेस को भी उतनी जरूरत है। और ये सच है कि जब 2024 का चुनाव होगा तो बीजेपी बनाम कांग्रेस होगा। हाँ, ये है कि जहां कांग्रेस नहीं है, आप अगर बात उत्तर प्रदेश की करेंगे तो उत्तर प्रदेश में कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी से नहीं लड़ सकती। उत्तर प्रदेश में अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का विजय रथ रोकेगा मुद्दों पर, महंगाई पर, बेरोजगारी पर, पिछड़े दलित के आरक्षण छीनने पर, मुसलमानों के उत्पीड़न पर, और तमाम मुद्दे हैं जिन मुद्दों पर हम उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे, इनके विजय रथ को रोकेंगे। यह सवाल खड़ा होता है जो क्षेत्रीय दल हैं, वो बंगाल हो, महाराष्ट्र हो, बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, दिल्ली हो, पंजाब हो, इन सभी को जो भाजपा को हराना चाहते हैं उनको बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ना पड़ेगा और अपने अपने प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को रोकना पड़ेगा, तो अपने आप बीजेपी रुक जाएगी। जहां तक सवाल चेहरे का आएगा, तो कांग्रेस को भी जब भाजपा को हटाना है तो कांग्रेस को यह मन बनाना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को सबसे पहले तो यह कहना बंद करना पड़ेगा कि हमारा प्रधानमंत्री होगा। कांग्रेस पहले यह तय कर ले कि वो भाजपा को हटाना चाहते हैं या अपना प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। दोनों में अंतर है। हो सकता है कि राजनीतिक परिस्थिति स्थिति ऐसी आए कि 2024 में इस देश को गैर भाजपा और गैर कांग्रेस का प्रधानमंत्री मिले, तो इसके लिए भी कांग्रेस को तैयार रहना चाहिए। तो विपक्षी एकता 2024 तक कितनी दिखाई देगी, इसी को लेकर लगातार चर्चा कर रहे हैं शलमणि त्रिपाठी जी। जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे कि देखिए मुद्दे बहुत हैं और कांग्रेस जरूर राष्ट्रीय दल, राष्ट्रीय उसकी पहचान है, लेकिन अगर बीजेपी को यूपी में कोई हरा सकता है तो समाजवादी पार्टी हरा सकती है। वो ये जरूर बता रहे हैं कि देखिए मुद्दे तो हैं और इस बार आपका जाना तय है। वो बात अलग है 2024 में एक होंगे या नहीं होंगे। अब देखिए, ये जो मुद्दे आज यहाँ पे गिनाए जा रहे हैं, इन्हीं मुद्दों को लेकर तो आए थे 8-9 महीने पहले जब उत्तर प्रदेश में विधानसभा के चुनाव हुए थे, और आपने देखा कि उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या जनादेश दिया। उसका कारण क्या है कि इनकी विश्वसनीयता खत्म हो चुकी है। बोलते कुछ है, करते कुछ है। बोलेंगे समाज के लिए काम कर रहे हैं, करते परिवार के लिए।
बोलते हैं देश के लिए काम कर रहे हैं, करते परिवार के लिए काम है। तो ये तमाम सारे ऐसी चीजें हैं जिनको देश और प्रदेश की जनता समझ चुकी है। और मुझे लगता है कि अभी 8-9 महीने पहले चुनाव में यहाँ की जनता ने सबक सिखाया। उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो उत्तर प्रदेश में भी आपने देखा है, गुजरात के भीतर भी देखा है, हिमाचल में हम बहुत मार्जिनल अंतर से पीछे रह गए, लेकिन हिमाचल में भी आप देखिए कि ठीक है, हिमाचल में बदलाव हुआ जो कि परंपरागत था, लेकिन जिस तरह की अपेक्षा थी इन लोगों को, वहां पर भी देखिए कितना बेहतरीन तरीके से नतीजा है। तो निश्चित तौर पे भारतीय जनता पार्टी ने प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो काम किए हैं वो बेमिसाल काम है। और देश की जनता कनेक्ट करती है, वो जानती है एक ईमानदार प्रधानमंत्री है, एक राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री है, जो कोई वोट बैंक देख के फैसले नहीं लेते, वो देश कैसे ताकतवर होगा उसके लिए फैसले लेते हैं। और मैं तो कह रहा हूं कि पाकिस्तान के वीडियो लोग देख रहे हैं, आज दुनिया भर के लोग देख रहे हैं कि पाकिस्तान में क्या हालत है। चीन जिसको महाशक्ति माना जाता है, उसके वीडियो दुनिया भर के लोग देख रहे हैं, श्रीलंका के वीडियो देख चुके। और ऐसे में आज भारत कितनी ताकत के साथ खड़ा है, लोगों ने यह भी देखा है। हमारे तमाम विरोधी जो साथी हैं लाख अफवाह फैलाएं, लाख तरह का षड्यंत्र करें, लेकिन इस देश की महान जनता को अपने प्रधानमंत्री पर भरोसा है, ये सब मिलकर भी कुछ नहीं कर पाएंगे। हालांकि हमें पता है कि जब मिलने की बारी आएगी तो अपने अपनी जो स्वार्थ है वो टकराएंगे। और देखिए स्वार्थ सामने नजर आने लगे हैं, जनता इनके लिए आप जब उपलब्धि गिना रहे हैं तो सुनील जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं और सतीश जी भी कुछ कहना चाह रहे हैं। मैं सुनील जी आपके पास आऊं, उससे पहले पंकज जी से बहुत देर से मैं रिएक्शन नहीं ले पाई हूं। पंकज जी देखिए, आप चाहे बेशक कुछ भी कहें कि एक साथ मिलना जरूरी है, और आप चाहे इसे बेशक कहें कि चुनावी एजेंडे के तौर पर नहीं था, लेकिन सुनील जी भी सजेशन दे रहे थे, सतीश जी भी आपको सजेशन दे रहे थे कि आपको भी ये जिद छोड़नी होगी कि आप ही का प्रधानमंत्री बनेगा, आपको भी गुंजाइश देनी होगी कि गैर कांग्रेसी, गैर बीजेपी भी प्रधानमंत्री बन सकता है इस देश का। प्राची जी, मुझे उम्मीद है कि मेरी आवाज तक पहुंच रही होगी जी। आप ये सोचिए, अभी जो भारतीय जनता पार्टी के हमारे मित्र प्रवक्ता ने कहा कि अफवाहें फैलाएं, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या हम लोग जो 100 रुपए लीटर पेट्रोल खरीद रहे हैं वो अफवाह है? 11 रुपए से ज्यादा का जो गैस सिलेंडर खरीद रहे हैं वो अफवाह है? क्या जो भीषण बेरोजगारी 2 करोड़ रोजगार हर साल देने का वादा किया था प्रधानमंत्री जी ने, आज ये 8 साल हो गए, 16 करोड़ रोजगार देना था, कितने रोजगार दे पाए? क्या ये अफवाह है? इन्होंने कहा था 2022 तक हर आदमी को छत मिलेगी, क्या ये अफवाह है? क्या ये अफवाह है कि इस देश में चीन की सेना अंदर घुसी हुई है और आपने $100 अरब का जाके जो घाटा है चीन के साथ, व्यापार घाटा कर दिया है, वो अफवाह है? हंगर इंडेक्स में आप आज कहां पहुंचे, वो अफवाह है? हमें पाकिस्तान और श्रीलंका की तस्वीरें दिखाई जा रही हैं। ये वो देश है जिसने रूस और अमेरिका से मुकाबला किया था। आज पाकिस्तान का वीडियो हमें कहा जा रहा है कि अरे खैर मनाओ कि अभी आप मरे नहीं हो, अभी तो आपकी और दुर्गति होनी है। अरे भाई 40 रुपए पेट्रोल होगा, ये आपने कहा था, हमने नहीं कहा था। आपने कहा था 2022 तक सबको घर मिल जाएगा, आपने कहा था कि महंगाई खत्म हो जाएगी, आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार हर साल देंगे इस देश के नौजवानों। ठीक है पंकज जी, मैं तो ये कह रही हूँ पंकज जी कि इस देश में मुद्दे बहुत है, लेकिन सर सुनिए, मेरा सवाल इन तमाम मुद्दों में गौर हो गया शायद। जो एक सजेशन आपको दिया था सुनील जी ने और सतीश जी ने, उस सजेशन पर आप लोग क्या विचार कर रहे हैं? रुकिए सर, मुद्दों पर चर्चा कर लेंगे, मुद्दों पर भी चर्चा कर लेंगे। शलमणि जी जवाब देने के लिए बैठे हैं, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दीजिए पंकज जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए एक बार। ले लीजिए। पहले तो हमने कहा कांग्रेस पार्टी और बड़ी से बड़ी कुर्बानी इस देश को आरएसएस के जहरीले नफरती राजनीति से बचाने के लिए जो कुछ करना होगा वो कांग्रेस करेगी, इस बात पे आप निश्चिंत रहिए। इसलिए मैंने कहा कि जब चुनावी गठजोड़ बनेगा, किससे बनेगा, कैसा बनेगा, वो बात की बात है। मैं इसलिए पूछ रही थी ये सवाल पंकज जी, क्योंकि आपके बड़े नेता, चाहे कमलनाथ हो, चाहे जितने भी आपके दिग्गज नेता हो, वो राहुल गांधी को कह रहे हैं कि बेहतर पीएम उम्मीदवार हैं ये, इसलिए मैं ये सवाल पूछ रही थी। और राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि देखिए समाजवादी पार्टी को, बीएसपी को हमारी जरूरत पड़ेगी। राहुल गांधी ने अभूतपूर्व काम किया है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक नफरत के खिलाफ मोहब्बत का संदेश पहुंचाने का पदयात्रा जो की है, इतिहास में उसकी मिसाल नहीं है। लेकिन इसको चुनाव से मत जोड़िए। राहुल गांधी बहुत बड़ी हैसियत रखते हैं, बहुत बड़ी शख्सियत है, उनको इतिहास। पंकज जी यहीं पर कंफ्यूज कर देते हैं आप, कभी कहते हैं चुनाव से मत जोड़िए, कभी आप विपक्षी दलों को बुला लेते हैं, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है पंकज जी, यहीं पर कंफ्यूजन हो जाती है। मैं तो सवाल कमलनाथ का जो बयान था उसको लेकर पूछ रही थी, मैं भारत जोड़ो यात्रा को लेकर सवाल नहीं पूछ रही थी। खैर जवाब दे दीजिए शलमणि त्रिपाठी जी, फिर मैं आ रही हूँ सुनील जी आपके पास। इतने मुद्दे हैं इस देश में और आप कह रहे हैं ये अफवाह है। देखिए 24 का चुनाव देश के वफादारों और देश के गद्दारों के बीच में होगा। अफवाह की बात से बहुत तेज बौखलाए हमारे कांग्रेस साथी, जब इस देश में कांग्रेस पार्टी का सबसे बड़ा नेता बैठ के टेलीविजन के सामने कहता है कि हमारी सेना चीन की सेना से पिट रही है,
तब पूरा देश थूकता है ऐसे गद्दारों पर जो अपने लड़बाकरों के खिलाफ बोलते हैं, जो अपने जाबाजों के खिलाफ बोलते हैं, और तब कांग्रेस पार्टी के ऊपर पूरा देश थूकता है। ये कहता है कि कांग्रेस पार्टी गद्दार पार्टी है, जो देश के लिए अफवाह फैलाती है, हमारे जाबाजों के लिए अफवाह फैलाती है, हमारे सैनिकों के लिए अफवाह फैलाती है। हमारे सैनिकों ने चाइना के सैनिकों की धुलाई की, पिटाई की, इसके बावजूद कांग्रेस कहती रही, कांग्रेस का नेता कहते रहे कि हमारे सैनिक। शलमणि जी, आप विरोध जरूर कर सकते हैं, लेकिन अगर आप देश की सबसे पुरानी पार्टी को अगर ऐसे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो ये भी गलत है। शलमणि त्रिपाठी जी, कौन कितना देश के बारे में सोचता है, उसे आपसे सर्टिफिकेट लेने की तो जरूरत नहीं है ना। आप विरोध करिए राहुल गांधी के बयान का, लेकिन सबसे पुरानी पार्टी को अगर आप ऐसे सर्टिफिकेट बांटेंगे तो विरोध फिर आपका भी होगा। सुनील जी, शलमणि त्रिपाठी जी कह रहे हैं ये तो सब अफवाहें हैं, जितने भी मुद्दे हैं, आप जिन भी मुद्दों की बात कर रहे हैं। देखिए प्राची जी, यह मेरा सौभाग्य है कि मैंने शलमणि त्रिपाठी को सच बोलते भी देखा है जब पत्रकार थे, और अब लगातार झूठ बोलते देख रहा हूं जब भारतीय जनता पार्टी के नेता हो गए हैं। देखिए, उन्होंने एक बात सच कही कि दो विचारधाराओं के बीच चुनाव होगा। ये तो हम पहले दिन से कह रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो देश को लगातार बेच रहे हैं, देश के संस्थानों को बेच रहे हैं, और एक वो लोग होंगे जो देश की संस्थानों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। एक तरफ वो लोग जो किसान की बात करते हैं, और एक तरफ वो लोग जो एक दो उद्योगपतियों को ही इस देश के सारे संस्थान दे देना चाहते हैं। इसी पर चुनाव होगा। महंगाई के खिलाफ चुनाव होगा, आपके झूठ के खिलाफ चुनाव होगा, आपके जुमले के खिलाफ चुनाव होगा। आपने कहा कि भाई सवाल उठाते हैं लोग प्रधानमंत्री जी पर, प्रधानमंत्री जी बेहद ईमानदार हैं, तो हम भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं। ईमानदारी से देश के सारे संस्थान बेच रहे हैं, इस मामले में ईमानदार हैं। इस मामले में ईमानदार नहीं है कि वो सबको फायदा पहुंचा दें, सबको बराबर का हक दे दें, किसान की मदद कर दें, बेरोजगारों को रोजगार दे दें, इस पर ईमानदार नहीं है। अपने मित्रों के प्रति ईमानदार हैं। तो हम भी कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी ईमानदार हैं, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी राष्ट्रवादी हैं। स्वाभाविक है, अगर हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं तो राष्ट्रवादी तो होंगे, लेकिन उनके राष्ट्रवाद की परिभाषा बदल गई है। अब वो चाइना के खिलाफ नहीं बोलते हैं, अब वो बात नहीं कर रहे हैं कि हमारी सीमाएं क्यों सुरक्षित नहीं है। राष्ट्रवादी होने का मतलब ये नहीं है कि आप केवल भाषण करते रहिए राष्ट्रवाद के। अरे राष्ट्र में आप नफरत फैला रहे हैं, आप जातियों में भेद कर रहे हैं, धर्म में भेद कर रहे हैं। यही प्रधानमंत्री जी कहते हैं कि लेकिन यही तो बीजेपी कह रही है, यही तो त्रिपाठी जी कह रहे थे कि ये मुद्दे कोई नए तो है ये राष्ट्रवाद है। अभी कुछ महीने पहले जब चुनाव के नतीजे आए उत्तर प्रदेश में, जब एक साल अब हालांकि होने को आया है, तब भी तो यही बात आ रही थी ना। यही तो मुद्दे लेकर आप चुनावों में उतरे थे। क्या हुआ? बीजेपी पर मोहर लगा दी जनता ने। तो ठीक बात है। देखिए प्राची जी, नहीं ठीक बात है। देखिए प्राची जी, अगर जनता किसी पर मोहर लगाती है तो उसको हम लोगों ने स्वीकार किया है। क्या यही भारतीय जनता पार्टी अटल जी के नेतृत्व में चुनाव हारी तो क्या पलट के आई नहीं? क्या जनता ने अगर एक बार नकार दिया, जनता अगर एक बार आप पे भरोसा कर लिया कि भाई आप रोजगार देंगे, महंगाई खत्म कर देंगे, डीजल पेट्रोल के दाम कम करेंगे, अच्छे अस्पताल बनाएंगे, अच्छी सड़कें बनाएंगे, जनता नहीं जान पाई कि आप केवल अच्छी बातें बनाएंगे। तो अब आप अच्छी बातें बना रहे हैं तो अच्छा काम करने वालों को जनता लाएगी और आपसे नमस्ते कर लेगी, कहेगी भाई आप धर्म कर्म का काम करिए, जाके कम से कम संविधान बचा लीजिए, देश बचा लीजिए। इस पर जनता काम करेगी, इस पर देश खड़ा है। देश की जनता छोटा सा रिएक्शन शलमणि जी इस पर दे दीजिए। जनता इस बार आपको दिखाएगी, एक तो विपक्षी एकता की तो बात चली रही है, लेकिन मुद्दे भी बहुत सारे। देखिए, अभी सुनील भाई ने कहा कि नफरत फैला रहा है। अरे नफरत तो तब फैलती थी जब राम भक्तों पर गोलियां चलती थी। सुनील भाई, राम भक्तों के सीने पर गोलियां चलती थी, हवा में गोलियां नहीं चलती थी। नफरत तो तब फैलती थी जब उत्तर प्रदेश में संकट मोचन में ब्लास्ट करने वाले आतंकवादी का मुकदमा आपकी सरकार वापस लेती थी और हाई कोर्ट ये कहता था कि मुकदमे वापस लेने से बढ़िया इनको पद्मश्री दे दो। नफरत तो तब फैलती थी जब आप जाति और धर्म के नाम पर बंटवारा करते थे और आप पिछड़ों का हक मारते थे, केवल तुष्टीकरण के लिए, वोटों का तुष्टीकरण करने के लिए। आप थानों में एक खास धर्म के लोगों को पोस्ट करते थे, आप जिलों में खास धर्म के लोगों को पोस्ट करते थे और आप पिछड़ों का हक मारते थे। और हमारे कांग्रेस के साथी बैठे हैं, मुझे तो अफसोस होता है कि देखिए किस तरह से अफवाह फैलाई गई। राहुल गांधी बोले कि चाइना के सैनिकों ने हमारे सैनिकों को पीट दिया। अरे शर्म नहीं है आपको? आपको चुल्लू पर पानी नहीं मिला? जो सैनिक -10 डिग्री में जाकर देश की रक्षा करते हैं, आप उनके खिलाफ बोलते हैं।
दुनिया के सामने, आप दुनिया में देखिए, हमारे तमाम सारे लोगों ने बताया कि दुनिया में लोगों ने उनसे पूछा कि आप तो ये कहते हैं, हम तो वीडियो में देखते हैं कि चाइना के सैनिकों को भारत के सैनिकों ने पीटा, लेकिन आपके राहुल गांधी बोलते कि नहीं ऐसा उल्टा हुआ, तो सच्चाई क्या है? पूरी दुनिया के सामने अगर भारत का चेहरा किसी ने अपमानित करने का काम किया, भारत के रणबांकुरों को किसी ने अपमानित करने का काम किया, कांग्रेस पार्टी ने किया। पंकज जी, ये मुद्दा बार बार बीजेपी उठाती है, इस मुद्दे पर आप जरूर जवाब दीजिएगा। विपक्षी एकता तो बताइएगा, इस मुद्दे पर भी जवाब दे दीजिए। सेना के पीछे सरकार छुप नहीं सकती अपनी असफलता छिपाने में। अगर चीन हमारे अंदर घुस आया, आपके प्रधानमंत्री जी क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि कोई आया ही नहीं है। आज सैटेलाइट इमेजेस आपके सामने, चीन ने घुस के गांव बसा लिया। आपके अरुणाचल प्रदेश के सांसद ने खड़े होकर संसद में कहा है कि गांव बसा लिया है अंदर, 2000 वर्ग किलोमीटर हथिया लिया है चीन का। आज चीन ने और चीन के खिलाफ प्रधानमंत्री बोलने को तैयार नहीं है, एक शब्द नहीं बोल रहे। आप ये फुलझड़ियों को, दिवाली पे लड़ियों को कह रहे हैं इनका बहिष्कार करो, और आपका व्यापार जो है वो पंकज जी, आपकी सारी बातें ठीक है, लेकिन जो सेना को लेकर बयान दिया राहुल गांधी ने, उसको लेकर सवाल था। ये सवाल आप पूछिए, आपका हक है, आप सरकार से पूछिए कि चीन हमारी सीमा में क्यों घुस रहा है, लेकिन आप सेना का मनोबल तो नहीं गिरा सकते हैं कम से कम। खैर सर, लौटकर विपक्षी एकता पर आ जाते हैं, ये चर्चा बहुत लंबी चली जाएगी। लौटकर विपक्षी एकता पर आते हैं। अभिषेक झा जी, जो बात अभी सुनील जी कह रहे थे, या जो तमाम, ये आपका राष्ट्रवाद है। हमारे 20 सैनिक शहीद हो रहे हैं। ठीक है पंकज जी, मैं कह रही हूँ ना, पंकज जी मैं कह रही हूँ, आप सवाल पूछिए, ये विपक्ष के नाते आपका अधिकार है कि चाइना क्यों घुस रहा है, चाइना ने क्या किया क्या नहीं किया, लेकिन जो बयान आपके नेता देते हैं फिर उस पर भी जवाब दीजिए कि वो बयान सेना के खिलाफ क्यों दिया जा रहा है। रुक जाइए अब एक मिनट, लौटकर विपक्षी एकता पर आ जाती हूँ, वरना चाइना पर तो बहुत आरोप प्रत्यारोप हो जाएंगे। अभिषेक जी, सवाल इसी बात को लेकर था, जो सुनील जी ने कहा, जो सतीश जी ने कहा, और जो अभी हालांकि कांग्रेस कह रही है कि क्या सब लोग अपने अपने नेता को पीछे करके किसी एक नाम पर सहमत हो पाएंगे, या फिर वही वाली बात कि नीतीश जी को भी तो बहुत बड़ी संख्या में लोग हैं बिहार के और आपकी पार्टी के भी जो प्रधानमंत्री के तौर पर देखना चाहते हैं। स्वाभाविक तौर पर एक बात समझने की आवश्यकता है कि हर पार्टी के नेता कार्यकर्ता चाहते हैं कि उनके शीर्ष नेता शीर्ष पद तक जाएं, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनमें प्रधानमंत्री पद को सुशोभित करने की क्वालिटीज हैं। आप नीतीश कुमार जी की ही बात कर लें, उनके अंदर ये सारी क्वालिटीज हैं, सारी खूबियां हैं, अपनी कार्यशैली से उन्होंने इस बात को प्रूव किया है। लेकिन नीतीश कुमार जी ने साफ तौर पर कहा है कि उनकी व्यक्तिगत कोई महत्वाकांक्षा नहीं है। ये बातें हर पार्टी को समझना जरूरी है कि सब लोग एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएं और आपस में मिल बैठकर तय करें कि नेतृत्व कौन करेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि यह सुनिश्चित करें कैसे हम मुद्दों के आधार पर चुनाव लड़ सकते हैं। व्यक्तिगत अगर महत्वाकांक्षाओं का क्लैशेस हमेशा होता रहेगा तो निश्चित रूप से इसके परिणाम सकारात्मक नहीं आ सकते हैं, और इसी का फायदा कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी उठाने की कोशिश कर रही है या करेगी भी। तो विपक्ष के सभी दलों को यह समझना आवश्यक है कि एक प्लेटफॉर्म पर आना प्राथमिकता है, न कि प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनना आवश्यक है। तो इस बात को हमारे नेता ने तो स्पष्ट कर दिया है। हम लोग इन चीजों को लेकर यानी आप ये स्पष्ट कर रहे हैं अभिषेक जी कि जब मौका आएगा तो नीतीश कुमार यानी जेडीयू अपने नेता को पीछे करके किसी एक ऐसे नेता को चुन सकती है जिस पर सबकी सर्वसम्मति हो, ये आप साफ कर रहे हैं? नहीं, हम ये बात तो हमारे नेता ने भी कई बार कही है ना। हाँ। ये कोई नई बात तो हमारी तरफ से है नहीं। हम लोगों ने अपनी कोई महत्वाकांक्षा थोपी नहीं है। देश के मुद्दों के सामने या देश हित के सामने पार्टी हिट छोटा पड़ जाता है। ठीक है, इन चीजों को साइड करके आगे बढ़ना आवश्यक है, एक साथ बैठना आवश्यक है, विचार विमर्श करना आवश्यक है। ठीक है सतीश जी, विपक्षी एकता का क्या ये रास्ता निकल सकता है? हालांकि बीएसपी अपने आप को जरूर अलग कर चुकी है, लेकिन जैसा अभिषेक जी कह रहे हैं, सुनील जी कह रहे हैं, और अब तो पंकज जी भी ये बात कहते हुए नजर आ रहे हैं कि हाँ देखिए, रास्ता तो निकालना जरूरी है। क्या ये एकमात्र रास्ता है बीजेपी को रोकने का? नहीं, देखिए बीजेपी को रोकने का एक रास्ता ये भी है कि जनता के सामने बीजेपी की सच्चाई सामने आनी चाहिए, और इस देश के जो राष्ट्रवादी प्रधानमंत्री जी हैं उनसे भी ये सवाल पूछना चाहिए कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी, अगर आप उत्तर प्रदेश में आते हैं तो आप ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की जनता राष्ट्रवाद के नाम पर चीन के साथ चीन के सामान को छोड़ दे, लेकिन यही प्रधानमंत्री जी गुजरात के अंदर जब जाते हैं, आपको मालूम है इन्हीं प्रधानमंत्री जी की इस अपील के बाद कि चीन के साथ व्यापार बंद करेंगे, इस देश में 135 अरब डॉलर का व्यापार
भारत सरकार करती है, भारत के साथ व्यापार होता है और उस व्यापार में 100 अरब डॉलर का व्यापार घाटा है चीन के साथ में। और ये भी बताना पड़ेगा कि चीन के साथ भारत का जितना भी व्यापार है उसका जो 65% जो है गुजरात के लोग करते हैं। सुनिए ध्यान से, चीन के साथ व्यापार करने वाले 65% लोग गुजरात के हैं। तो कहीं ना कहीं देश के प्रधानमंत्री जी इस देश में जो क्षेत्रीय असमानता है, जो जातीय असमानता है, जो धार्मिक असमानता है, ये सारी चीजें तमाम दलों को जो ये चाहते हैं कि इस देश से कहीं ना कहीं बीजेपी के खिलाफ लड़ा जाए, इन जनमानस के मुद्दों को लाना ही पड़ेगा। एक बात मैं जरूर कहूंगा, ये मेरा व्यक्तिगत मानना है और यहाँ तमाम दलों के लोग बैठे हैं कि सिर्फ इस लड़ाई में कि बीजेपी को हराना है, जो इस देश की 80% आबादी है, जो दलित आबादी है, जो पिछड़ों की आबादी है, जो ओबीसी की आबादी है, उनके अधिकारों के साथ समझौता नहीं करेंगे। तमाम दलों को बीजेपी की सतीश जी लड़ाई लड़ेंगे कैसे? आप तो पहले ही बता चुके हैं कि कांग्रेस और बीजेपी एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। आपने दोनों को एक बता दिया। सुनिए तो एक मिनट, ये लड़ाई फिर लड़ेंगे कैसे? मायावती अपने आप को अलग कर चुकी हैं, मायावती अपने आप को अलग कर चुकी हैं, तो ये लड़ाई फिर लड़ेंगे कैसे? इतने सारे मुद्दे हैं और बीजेपी इतना कुछ गलत कर रही है, तो कैसे फिर आप सत्ता से उखाड़ के फेंकेंगे उसे? देखिए, मैं पहले ही आपसे कहा है कि देखिए, धर्म की राजनीति को खत्म करने का एक ही रास्ता है इस देश के लोगों के साथ, इस देश की जनता के हाथ में, कि सामाजिक न्याय की लड़ाई। यही देखिए, उत्तर प्रदेश में धर्म की राजनीति करते हुए बीजेपी आई सत्ता के अंदर, लेकिन इस देश जब उत्तर प्रदेश के अंदर तो बीएसपी अकेले लड़ेगी क्या 2024 में? पूरी तरीके से अकेले बीजेपी से फाइट करेगी 2024 में लोकसभा चुनावों में? ना कांग्रेस की जरूरत, ना समाजवादी पार्टी की जरूरत, ना किसी भी विपक्षी दल की जरूरत? नहीं, देखिए, मेरा मानना यह है कि इसमें कहीं किसी को कंफ्यूज नहीं होना चाहिए कि इस देश में अब जरूरत है 20% आबादी के अधिकारों की बात कांग्रेस आएगी, बीजेपी आएगी, वही करेंगे। इस देश की जो 80% आबादी है, 75 साल देश को आजाद हुए, उसके बावजूद भी अगर 80% आबादी जो है इसके संसाधनों के उसमें उसकी हिस्सेदारी तय नहीं हुई, एजुकेशन सिस्टम के पंकज जी देखिए, अब सतीश जी तो एक अलग फॉर्मूला लेकर आ रहे हैं, ना बीजेपी ना कांग्रेस। यहाँ तो आपकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा कम हो गई है। मैं एक दो गिने चुने स्थानीय नेताओं को छोड़ दूं तो आपकी एक्सेप्टेंस बहुत ज्यादा नहीं है। और जिस मैं लेख का जिक्र कर रही थी डेरेक ओब्रायन का, वो भी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस को इस फॉर्मूले के साथ काम करना होगा कि जहां जहां जिस स्टेट में आप जा रहे हैं, मजबूत रीजनल पार्टी के नेता को आपको आगे करना होगा, और जहां सीधी लड़ाई है बीजेपी और कांग्रेस की, आपको वहां हराना होगा बीजेपी को। प्राची जी, आप पत्रकार हैं और आपको पूरा अधिकार है कि आप क्या आकलन करती हैं। अगर आपको लगता है कि हमारी एक्सेप्टेंस नहीं है तो आपको ये पूरा अधिकार है, और हमें ये पूरा अधिकार है कि आपके इस आकलन को बदलने के लिए हम और मेहनत करें, और हम जरूर करेंगे, ये दिखाएंगे। मेरा आकलन नहीं है सर, जो पैनलिस्ट बैठे हुए हैं उनकी बात के आधार पर मैं कोट करके आपसे सवाल पूछ रही हूँ। नहीं है आपकी एक्सेप्टेंस। देखिए, विपक्ष बार बार यहाँ सारे लोग एक ही बात कह रहे हैं, सारे विपक्ष के लोग एक ही बात कह रहे हैं, और ये बहुत बड़ी सहमति है। वो यह है कि भारतीय जनता पार्टी ने इस देश में भयानक आर्थिक जो कष्ट है, जो इकोनॉमिक डिस्ट्रेस है, उसमें भारत को डाल दिया है। प्रधानमंत्री जी, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अरे तो आप विपक्ष में हैं सर, सरकार का विरोध तो करेंगे, लेकिन क्या होगा आप लोगों का फॉर्मूला, ये इस चर्चा से भी नहीं निकल के आ रहा है। आप अपना नेता महान की बात कर रहे हैं सर। समय खत्म हो गया है पंकज जी, बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।